दर्द से फटा जा रहा है। रात को दवाई भी ली थी मैंने, लेकिन अभी तक आराम नहीं लगा मुझे। राधिका, सुनिए जी, प्रमोद आ रहा है। बोल रहा था इस बार वो अपनी पत्नी को अपने साथ मुंबई लेकर चला जाएगा। अच्छा ये है जानकी, कम से कम बहू बेटे साथ में रहेंगे। बेचारी की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं और बेटा तो चला गया मुंबई और बहू को यहाँ हमारे पास छोड़ दिया। अच्छा बताते हो जी। अरे बहू चली जाएगी प्रमोद के पास मुंबई, तो यहाँ घर के कामकाज कौन करेगा? देखिए अब मेरी आदत छूट गई है घर के कामकाजों में, मेरा मन नहीं लगता। अब कहाँ से मन लगेगा तुम्हारा घर के कामकाजों में? सफेद चश्मे की जगह काला चश्मा जो लगा रखा है। देखिए आप बेकार में मजाक मत कीजिए, मैं बोल रही हूँ ना, नहीं बनते मुझसे घर के कामकाज। जानकी, अपने स्वार्थ के लिए बेचारे बहू बेटे को अलग मत रखो। हाँ हाँ जीजी, अरे कितने दिन नहीं ना मेरी दुल्हन को अपने बेटे से दूर रखोगी? भाई साहब की बात मान लीजिए इस बार। हाँ विमला, तू तो जलती है ना मुझसे, सोचती होगी कि मेरी बहू बेटे के पास चली जाए तो मैं भी तुम लोगों की तरह घर के कामकाज में उलझी रहूं। अरे आग लगी आपसे जलने वालों को। अरे मैं क्यों आपसे जलूंगी, मैं तो बस बहू बेटे के सुख की चिंता करती हूँ। हाँ खूब अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं, बहू बेटे के सुख की चिंता करते करते तो अपने सुख चैन को भूल गई है। अरे शादी के बाद हम अपनी घर गृहस्थी में कितना खटकते रहे, और अब बहू बेटे भी आ जाए तब भी हम अपनी घर गृहस्थी में खटकते रहे। भला ये भी कोई बात हुई? अरे चाची आप कब आई? आइए ना चाची, बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे अभी कहाँ से तेरी चाची बैठ जाएगी, सुबह के समय घर में कितना काम होता है। अब तेरी चाची के घर में कोई बहू तो है नहीं कि वो घर का सारा काम कर देगी। हाँ राधिका बेटा, अभी तो मुझे घर में काम है, मैं फिर आऊंगी फुर्सत से। जी चाची। क्यों राधिका बहू, क्या शक्कर चाय पत्ती फुकट में बहते आ रहा है कि कोई आकर खड़ा हुआ नहीं और तुरंत चाय बनाने की बात करती हो? अरे बस करो भाग्यवान, तुम तो बस लड़ने झगड़ने को तैयार बैठी रहती हो। और वैसे भी विमला कोई दूसरी नहीं है, तुम्हारी सगी देवरानी और बहू की सगी चाची सास है। अगर बहू ने अपनी चाची सास को एक चाय के लिए पूछ लिया तो कौन सा गजब हो गया। देखिए जी, ये घर गृहस्थी की जिम्मेदारी ना मेरी है, इसलिए आपको बेकार में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। आपको खेत खलिहानों के काम देखने चाहिए, और बहू को बहू रहने दो, ज्यादा सिर में चढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखो भाग्यवान, मैं इस बार साफ साफ कह देता हूँ तुमसे, यदि प्रमोद ने खुद से राधिका बहू को अपने साथ ले जाने की बात कही तो तुम मना नहीं करोगी, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। ठीक है, अगर प्रमोद कहेगा तो मैं जाने दूंगी, वरना मैं अपने मन से नहीं कहूंगी प्रमोद को लेकर जाने के लिए। ठीक है। ये है ओम प्रकाश जी और उनकी पत्नी जानकी जी। इनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की शादी बहुत ही संपन्न परिवार में हुई है और बेटा भी पिछले 4 सालों से मुंबई में किसी बड़ी कंपनी में किसी बड़े पद पर नौकरी करता है। प्रमोद और राधिका की शादी को साल भर होने को आए थे। इस बार प्रमोद खास अपनी पत्नी राधिका को लेने आ रहा था। राधिका ये जानकर बहुत खुश थी कि इस बार उसका पति उसे लेने आ रहा है। राधिका ये सोचकर बहुत खुश थी कि उसके पति प्रमोद को राधिका की बहुत याद आती होगी या राधिका की कमी महसूस होती होगी। लेकिन बेचारी राधिका इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि प्रमोद की जरूरत तो कुछ और ही है। कुछ ही घंटों के बाद प्रमोद गांव आ जाता है। बेटा प्रमोद, इस बार कितने दिनों की छुट्टी में आया है तू? पापा, सिर्फ 1 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है मुझे। ये क्या बात हुई बेटा, सिर्फ 1 दिन की छुट्टी? हाँ माँ, और इस बार मैं राधिका को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मुझे वहाँ बनाने खाने की बड़ी दिक्कत होती है, रोज रोज होटल का खाना खाकर मैं बार बार बीमार होते जा रहा हूँ। देख बेटा, तुझसे तो कोई बात छुपी नहीं है, सच कहती हूँ, मैं तो बहू को बिल्कुल भी मुंबई भेजने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि घर के कामकाज करने की तो अब मेरी भी हिम्मत नहीं होती। लेकिन अब तू बोल रहा है कि तुझे खाने पीने की दिक्कत है, बाहर का खाना खाकर तू बीमार हो रहा है, तो ठीक है, बनाने खाने के लिए ले जा इसे। माँ, राधिका यहाँ से जा रही है तो आप काम की चिंता मत कीजिए, राधिका की जगह आप यहाँ पर एक काम वाली रख लीजिए। हाँ बेटा, अब हमारी चिंता मत कर तू, बस हम तो यही चाहते हैं कि तुम दोनों एक साथ रहो और खुश रहो। राधिका को अपनी पति की बात सुनकर बहुत ही दुख होता है कि उसके पति को उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि खाने पीने में दिक्कत हो रही, इसलिए वो अपने साथ उसे लेकर जा रहा है। फिर भी राधिका ने सोचा यहाँ पति से दूर रहने से तो अच्छा है कि वो अपने पति के आसपास रहे और अपने पति की सेवा कर ले, इसलिए वो जाने को तैयार हो जाती है। ठीक है माँ, हम लोग जाने की तैयारी कर लेते हैं, रात वाली ट्रेन से निकलना है। अच्छा ठीक है बेटा। आप चाहते थे ना कि मैं प्रमोद के साथ बहू को भेज दूं, तो कान खोल कर सुन लीजिए, मैं अकेले घर का सारा काम नहीं करूंगी। एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी और एक टाइम का खाना आप बनाना। सोची जी, बहू जा रही है क्या प्रमोद के साथ? हाँ हाँ, भेज रही हूँ बहू को, खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता ना मेरे बेटे को, और बाहर का खाना खा खा कर मेरा बेटा बीमार हो रहा है। कम से कम बहू जाएगी तो मेरे बेटे को खाना तो बना कर देगी, जा रही है वो खाना बनाने। ये बात आपकी हमें तो जरा भी ठीक नहीं लगी जीजी। अरे वो बहू है, कोई रसोईया नहीं जो आप बोल रही हो कि खाना बनाने भेज रही हूँ। अरे तुझे क्या करना चंपा, तू अपना काम करना। देख रही हूँ आजकल तुझे दूसरे के घर के मामलों में ज्यादा ही हस्तक्षेप करती हो। आपसे तो बात करना ही बेकार है जीजी। अरे तो करती क्यों है?
करो भाग्यवान, हर समय तुम बस चिड़ी चिड़ी सी रहती हो। जानकी जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उनका बेटा उनकी बहू को लेकर जा रहा है, लेकिन वो रोक भी नहीं सकती थी बहू को, क्योंकि इस बार बेटा खुद उसे अपने साथ लेकर जाने की बात कर रहा है। सुबह से शाम हो जाती है और रात वाली ट्रेन से प्रमोद अपनी पत्नी राधिका को लेकर मुंबई आ जाता है। राधिका, याद है ना तुम यहाँ क्यों आई हो? तो जल्दी जल्दी से काम पर लग जाओ और स्वादिष्ट सा खाना बनाकर खिला दो। हाँ जी, अभी खाना बना देती हूँ। मुझे माँ बेटी की बात बहुत ही चुभती है। क्या बार बार मुझे ये एहसास दिलाना जरूरी है कि मैं यहाँ सिर्फ खाना बनाने आई हूँ? अरे ये लोग ऐसा बार बार जताएंगे भी नहीं तब भी मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि मैं एक औरत और एक पत्नी हूँ और मेरा तो काम ही है खाना बनाना। हेलो, हाँ माँ, पहुँच गए हैं हम लोग। माँ जी का फोन आ गया। अब माँ जी 1 घंटे तक बात करेगी इनसे और ये भी एक एक पल की खबर देंगे यहाँ की। और ये तो फोन स्पीकर पर रखकर बात करते हैं और माँ जी की बात सुन सुनकर और मेरा खून जल जाता है। बेटा, बहू ने स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाया या नहीं? हाँ माँ, उसे उसके काम पर लगा दिया हूँ। खैर जाने दो, बुरा मानकर भी क्या कर लूंगी मैं, रहना तो मुझे इनके ही साथ है ना। अब तो रोज का ये काम हो गया था। प्रमोद सुबह 9 बजे ऑफिस चला जाया करता था और शाम को 5 बजे आ जाया करता था। इधर सुबह होती नहीं थी कि राधिका की सास का फोन आ जाया करता था और वो भी घंटों बात करके यही सब पूछा करती थी अपने बेटे से कि आज बहू ने क्या बनाकर खिलाया। प्रमोद भी मजे से एक एक पल की खबर अपनी माँ को दिया करता था। राधिका ये सब सुन सुनकर बहुत चिढ़ने लगी थी। अक्सर ऐसा ही हुआ करता था, जब भी जानकी जी का फोन आता था प्रमोद मोबाइल स्पीकर पर रख लेता था और जानकी जी भी घंटों तक बस यही बातें करते रहती थी। सुबह क्या बना था, अभी क्या खाया, शाम को क्या बनेगा, कल सुबह क्या बनेगा। 1 से 2 टाइम यदि एक जैसी सब्जी हो गई तो जानकी जी तुरंत अपने बेटे को टोक दिया करती थी। कहती थी कि बेटा एक ही तरह का खाना क्यों खाना, रोज बहू से अलग अलग तरह का खाना बनवा कर खिला, आखिर तू उसे खाना बनाने के लिए ही तो ले गया है। हाँ माँ, सब बढ़िया है। अरे बेटा, क्या खाया तूने आज? मैंने भिंडी की सब्जी और रोटी खाई है। क्या बेटा, वही रोज रोज भिंडी गोभी भटा? अरे कभी कभी कुछ नया तो बनवाया कर बहू को। और वैसे भी तू आखिर बहू को वहाँ लेकर क्यों गया है? अरे तू लौकी के कोफ्ते बनवाना बहू से। हाँ माँ, ठीक कहती हो, मैं कहता हूँ आज राधिका से। ठीक है माँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। सुनो राधिका, माँ ने कहा है आज शाम को तुम लौकी के कोफ्ते बना लेना। ठीक है राधिका, बना लेना शाम को, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये अच्छा तरीका है, कहने को तो मैं अपने पति के साथ रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी दोनों टाइम के खाने पीने से लेकर हर काम के लिए माँ जी का फोन आ जाता है। और प्रमोद जी भी माँ के भक्त की तरह यहाँ की एक एक खबर अपनी माँ को देते रहते हैं। अरे मुझे नहीं आता ये लौकी के कोफ्ते बनाने, नहीं बनाऊंगी मैं। इस बार तो राधिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह लौकी के कोफ्ते के नाम से चिढ़ जाती है। शाम को राधिका लौकी के कोफ्ते नहीं बनाती बल्कि आलू गोभी की सब्जी बना लेती है। जब रात के खाने के समय में राधिका प्रमोद को लौकी की कोफ्ते की जगह आलू गोभी की सब्जी परोसती है तो प्रमोद कुछ नहीं कहता और चुपचाप खाना खा लेता है। लेकिन खाना खाने के बाद जैसे ही प्रमोद की माँ का फोन आता है, हेलो बेटा प्रमोद, कैसी लगी कोफ्ते की सब्जी? कहाँ माँ, नहीं बनाई राधिका ने कोफ्ते की सब्जी। क्यों क्यों बेटा, क्यों नहीं बनाया बहू ने? क्या बनाकर खिलाया राधिका ने आज तुम्हें? वही माँ, आलू गोभी की सब्जी। अरे क्या बेटा, ये क्या है रोज रोज आलू गोभी, आलू भटे, भिंडी? अरे कभी तो कुछ अलग बनवा लिया कर, कभी बेसन की सब्जी बनवा लिया कर, कभी गट्टे बनवा लिया कर, कभी लौकी के कोफ्ते ही बनवा लिया कर। अरे खाना ही बनाने तो गई है और वो भी काम मन लगाकर नहीं कर रही है वो। अरे मैं तो कहती हूँ बेटा, ज्यादा दिक्कत हो ना तो भेज दो उसे यहाँ, इससे अच्छा तो तुम खुद ही बनाकर खा लोगे। हाँ माँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। एक तो खाना बनाने ही तो आई है और वो भी काम इससे ढंग से नहीं होता। इससे तो अच्छा ही है कि मैं इसे गांव में भेज देता हूँ। गांव में जाकर अपने सास ससुर की सेवा करेगी तो कम से कम पुण्य मिलेगा। सही कह रहा है बेटा। अरे ते अपने सास ससुर की सेवा करेगी तो कर जाएगी। अच्छा ठीक है माँ, रखता हूँ मैं फोन। ठीक है बेटा। अरे ये सब क्या है जी, जब देखो तब यही बात करते रहते हो आप कि मैं तो यहाँ खाना बनाने आई हूँ। अरे यार राधिका, इतना नाराज क्यों होती हो? थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलने दिया करो। अब माँ कहती है तो क्या करूँ? नहीं जी, अरे हंसी मजाक की भी एक सीमा होती है, तुम्हें पता भी है। ये सब सुनकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। जब देखो तब बस खाना बनाने आई है, खाना बनाने आई है। एक बात बताओ आप मुझे, क्या सिर्फ मैं खाना ही बनाने वाली हूँ, आपकी पत्नी नहीं? मतलब आपने मुझे यहाँ सिर्फ एक नौकरानी या फिर एक काम वाली बनाकर लाए हो? बहुत हो गया, आप मुझे आज एक बात साफ साफ बता दीजिए, मैं यहाँ आपकी पत्नी बनकर आई हूँ, नौकरानी बनकर आई हूँ या फिर सिर्फ एक काम वाली बनकर आई हूँ? अरे यार राधिका, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारे साथ रहना मेरा हक है। अरे यार, तुम तो हंसी मजाक भी नहीं समझती, बस सीरियस हो जाती हो। नहीं प्रमोद जी, अब बहुत हो गया, मुझे तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे मैं जबरदस्ती आकर यहाँ रह रही हूँ आपके साथ। ऐसा लगता है जैसे आप मुझे यहाँ लाकर मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो।
अच्छा ठीक है बाबा, आई एम सॉरी। यदि तुम्हें बुरा लगता है तो आज के बाद मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा, ठीक है? प्रमोद ने सॉरी बोलकर राधिका को मना तो लिया था, लेकिन सुबह से शाम होती रही और प्रमोद सारी बातें भूल जाता। राधिका कुछ ज्यादा गुस्से में थी, इसीलिए प्रमोद ने सोचा कि कल वो उसे घुमाने फिराने ले जाएगा, जिससे उसका मूड ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन ऑफिस से आने के बाद प्रमोद और राधिका बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी प्रमोद की माँ का फोन आता है। राधिका अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? बस 2 मिनट। अरे माँ का फोन है। हेलो माँ। हाँ बेटा प्रमोद, क्या कर रहे हो? और ये बताओ क्या बना है आज शाम के खाने में? नहीं माँ, आज तो घर में खाने में कुछ नहीं बना है। हम लोग बाहर जा रहे थे तो सोचा आज बाहर से ही खाते आएंगे। क्या बाहर का खाना? अरे बेटा, बाहर के खाने से तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है ना, इसीलिए तो तुम बहू को लेकर गए हो। और ये कोई समय है बाहर जाने का? अरे तुम 6 बजे बाहर जा रहे हो, कब घूमोगे, कब वापस आओगे, कब खाना बनाओगे, कब खाओगे? एक बात बताओ बेटा, और तुम्हें बाहर का ही खाना खाना था तो फिर राधिका बहू को लेकर जाने की जरूरत क्या थी? देखो मेरी बात मानो, बहू से कहो कि पहले वो खाना बना दे, उसके बाद तुम लोग चले जाना जहाँ भी घूमने जाना हो। अरे मैं कहती हूँ बेटा, पत्नी के वहाँ होते हुए भी अगर तुम बाहर का खाना खाओगे तो क्या फायदा उसे अपने साथ रखने का? उससे तो अच्छा है कि तुम उसे ना यहाँ गाँव ही भेज दो, कम से कम सास ससुर की सेवा ही कर लेगी वो। राधिका अपनी सास की सारी बातें सुन रही थी। आए दिन बेचारी को यही बातें सुनने को मिलती थी। उसे पति के साथ आए 7 महीने हो चुके थे, लेकिन इन 7 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन उसे इस बात का एहसास नहीं कराया गया हो कि वो यहाँ बस खाना बनाने के लिए आई है। राधिका को ऐसा लगने लगा था मानो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज तक तो राधिका ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन राधिका ने सोच लिया था अब आगे वो ये सब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है माँ, मैं राधिका से कह देता हूँ खाना बनाने। अच्छा ठीक है बेटा, और फिर रात को बताना मुझे क्या बनाया था बहू ने खाने में। राधिका एक काम करो, पहले तुम खाना बना लो, उसके बाद हम लोग घूमने चलेंगे। रहने दीजिए, ये घूमने जाने वाले का ना प्लान कैंसिल कर दीजिए आप। मैं खाना बनाती हूँ, आप खाना खाइए और आराम कीजिए, ठीक है ना? नहीं जाना है मुझे कहीं घूमने उमने। हाय राम, मेरे सर दर्द से फटा जा रहा है। रात को दवाई भी ली थी मैंने, लेकिन अभी तक आराम नहीं लगा मुझे। राधिका, राधिका, अरे ये क्या राधिका, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया और तुमने अभी तक लंच भी नहीं बनाया। ये कोई समय है क्या सोने का? उठो जल्दी, जल्दी से मेरा लंच बनाओ। अरे मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं उठकर नहीं बना पाऊंगी। क्या राधिका, रात को मैंने तुम्हें दवा तो दी थी, क्या दवाई खाने से भी तुम्हारे सिर में आराम नहीं लगा? नहीं जी, बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। एक काम कीजिए ना, आज आप बाहर से ही कुछ लेकर खा लीजिए, या फिर आप ही कुछ बना लीजिए। अच्छा, अब तुम चाहती हो कि रोज सुबह उठकर मैं खाना बनाऊं, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए भी खाना बनाकर ऑफिस जाऊं? देख लो राधिका, ये सब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। अरे इन सब फालतू कामों के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। और वैसे भी रात को मैंने तुम्हें दवाई दी थी और रात को तुम्हें तो थोड़ा आराम लग ही गया था। अगर सुबह उठकर भी तुम दवाई खा लेती तो अभी तुम्हारे सिर में इतना दर्द नहीं होता, तो कम से कम तुम मेरे लिए लंच तो बना ही देती। सच ही तो कहती है माँ, इससे अच्छा जब तुम्हें सोना ही है, आए दिन तुम्हारा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो तुम गाँव क्यों नहीं चली जाती? जाकर कम से कम सास ससुर की सेवा ही कर लो। यहाँ रहने का फायदा ही क्या है? फालतू के खर्च बढ़ा रही हो तुम मेरे। जा रहा हूँ मैं ऑफिस। अब तक तो मैंने इनकी और इनकी माँ की सारी बातें बर्दाश्त की है, लेकिन आज मुझे प्रमोद जी की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे मुझे कितनी तकलीफ थी, बीमार हो गई थी मैं, पूरी रात सोई तक नहीं। उसके बावजूद प्रमोद जी अपनी आदत से मजबूर एक बार भी मुझे ये नहीं कहा कि चल उठो और खाना खा लो, और सुबह सुबह मुझसे घर के कामकाज और खाने पीने की उम्मीद कर रहे हैं। एक बार भी उन्हें मेरी तबीयत की चिंता नहीं। हर दिन मुझे प्रमोद जी बस यही एहसास दिलाते हैं कि मैं यहाँ से खाना बनाने आई हूँ। क्या किस्मत पाई है, जब से शादी करके आई हूँ एक एक पल मुझे बस यही एहसास दिलाया जाता है कि मैं बस यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। ना मैं किसी की बहू हूँ, ना किसी की पत्नी हूँ। पति के साथ रहने तो आई हूँ, लेकिन हर पल यही एहसास दिलाया जाता है कि वो मुझे यहाँ लाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किए हैं। और आज तो उन्होंने ये भी एहसास दिला दिया कि मेरी वजह से उनके कितने सारे खर्चे बढ़ गए हैं। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे ऐसे साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं इनसे दूर ही रहूं, क्योंकि इनके जीवन में मेरी अहमियत सिर्फ एक खाना बनाने वाली है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे ऐसे साथ का भी क्या मतलब, जो अपनी पत्नी को इतने दर्द में तड़पते हुए देखने के बावजूद भी उससे घर के कामकाज करने की उम्मीद रखते हैं। मैं आज ही अपने पापा को फोन करूंगी और कह दूंगी कि वो मेरी टिकट कटवा दे, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हेलो पापा। हाँ राधिका बेटा, अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कैसी आवाज आ रही है तुम्हारी? हाँ पापा, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही और मम्मी की भी याद आ रही। प्लीज आप मेरा टिकट करवा दीजिए ना, मैं कुछ दिनों के लिए मायके आना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कल की टिकट करवा रहा हूँ। नहीं पापा, टिकट आज दोपहर की करवाइए ना।
ठीक है बेटा। राधिका अपने पापा से कहकर दोपहर की टिकट बनवाकर अपने मायके चली जाती है और जब प्रमोद ऑफिस से आता है तो वो देखता है कि घर में तो कोई नहीं है। राधिका, राधिका, लगता है अभी तक ये बिस्तर पे ही पड़ी है, इसके भी नखरे कम नहीं होते। राधिका, राधिका, ये क्या तरीका है? कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ लेकिन राधिका तो कोई जवाब ही नहीं दे रही। अभी जाकर इसे बताता हूँ। प्रमोद गुस्से से अपने कमरे में जाता है लेकिन वो देखता है कि राधिका तो कमरे में भी नहीं है। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद राधिका का मैसेज आता है प्रमोद के मोबाइल पर। उसमें लिखा था राधिका ने कि वो घर जा रही है। क्या? राधिका ऐसे कैसे घर चली गई? अरे ये क्या, मैं फोन लगा रहा हूँ तो राधिका फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। फोन रिसीव करो राधिका प्लीज। राधिका तो फोन ही नहीं उठा रही है। एक काम करता हूँ, मैं माँ को फोन लगाता हूँ। हेलो माँ, राधिका घर के लिए निकली है, वो कल सुबह तक पहुँच जाएगी। राधिका जैसे ही घर पहुँचेगी आप मुझे तुरंत फोन कीजिएगा। अरे ये कौन सा तरीका है बेटा? राधिका ऐसे अकेले क्यों आ रही है? माँ वो सब बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जैसे ही राधिका घर पहुँचे आप प्लीज मुझे तुरंत फोन कीजिएगा। ठीक है बेटा। प्रमोद बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि राधिका प्रमोद का फोन नहीं उठा रही थी। जैसे तैसे रात तो बीत जाती है लेकिन सुबह 9 बजे तक भी माँ का फोन नहीं आया तो अब प्रमोद को बहुत चिंता होने लगी और प्रमोद ने अपनी माँ को फोन लगाया। ये क्या, सुबह के 9 बज गए लेकिन अभी तक माँ का फोन नहीं आया। मैं ही पूछता हूँ कि राधिका पहुंची या नहीं। हेलो माँ, क्या राधिका घर पहुंच गई? अरे बेटा, कौन सी गाड़ी में बिठा लाया है तूने बहू को? अभी तक तो वो घर नहीं पहुंची। क्या अभी तक घर नहीं पहुंची? अच्छा ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हे भगवान, आखिर ये राधिका गई कहाँ जब वो अपने ससुराल नहीं पहुंची? हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर राधिका गई तो गई कहाँ? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। एक बार मैं राधिका के मायके में फोन लगाता हूँ, हो सकता है राधिका अपने मायके चली गई हो। हेलो, प्रणाम पापा जी, क्या राधिका वहाँ आई है? हाँ बेटा, आज सुबह ही तो पहुंची है राधिका। क्या राधिका वहाँ है? पापा जी राधिका को फोन दीजिए, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। राधिका, अगर तुम्हें जाना ही था तो तुम ससुराल क्यों नहीं गई? मायके क्यों चली गई? किसे पूछकर तुम अपने मायके गई हो? प्रमोद, मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और ससुराल, किसके ससुराल जाऊं मैं? सास ससुर की सेवा क्यों करूं मैं? मेरी शादी सास ससुर के साथ नहीं हुई। जब मेरा पति मेरा नहीं तो मैं ससुराल जाकर क्या करूं? और जब मेरा पति ही मुझे नहीं समझता तो मैं सास ससुर की सेवा क्यों करूं? जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए, 7 जन्म तक साथ देने के वादे किए, जब उसके साथ मैं एक जन्म ही नहीं रह सकती तो सास ससुर क्या है? और प्रमोद जी, सास ससुर होते हैं और पति पति होता है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी आपको, सास ससुर कैसे मेरे अपने हो सकते हैं जब मेरा पति ही मेरा अपना नहीं है? और वैसे भी प्रमोद जी, तुम्हारे माँ बाप को बहू नहीं चाहिए थी और ना ही तुम्हें पत्नी। तुम सबको तो खाना बनाने वाली एक नौकरानी चाहिए थी। लेकिन मेरे माँ बाप ने अपनी बेटी बहाई थी किसी के घर की बहू बनाकर, किसी की पत्नी बनाकर, ना कि किसी के घर की रसोइया बनाकर। इसलिए मैं अपने माँ बाप की गलती को सुधारने यहाँ आई हूँ कि उन्होंने मेरी शादी गलत घर में कर दी थी। वहाँ तो नौकरानी चाहिए थी, बहू नहीं, पत्नी नहीं। इसलिए अब आज के बाद मैं अपने मायके में ही रहूंगी और तुम अपने और अपने माँ बाप के लिए ना एक खाना बनाने वाली रसोइया ढूंढ लो। वैसे भी काम करने वाली लगाने के लिए ना तुम्हें रुपए देने होंगे। मैं तो फ्री में काम कर रही थी, फिर मैं अब क्यों फ्री में तुम्हारे घर की नौकरानी बनूं? जो रिश्ता था खाना बनाने वाली का वो मैंने तोड़ दिया है। नहीं रहना है मुझे तुम लोगों के साथ। ये क्या, राधिका ने तो अपनी बात कह के फोन काट दी। अच्छा ठीक है, काटने दो उसे फोन। कितने दिन रहती है मायके में, जरा मैं भी देखता हूँ। अभी तो प्रमोद भी बहुत गुस्से में था। वो 3-4 दिन जैसे तैसे मैनेज तो कर लिया था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे ये घर काटने को दौड़ने लगा था। राधिका के बिना उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। इन 7 महीनों में ही प्रमोद को राधिका की आदत सी हो गई थी। घर के कोने कोने में राधिका का एहसास बसा हुआ था। प्रमोद का बिल्कुल भी घर में मन नहीं लगता था। यहाँ तक जो घंटों तक माँ के साथ फोन में बात होती थी, अब तो वो भी बंद हो गया था। जब भी प्रमोद की माँ का फोन आता तो प्रमोद बेमन से थोड़ी बहुत बात करके फोन रख देता। हेलो, हाँ माँ। अरे बेटा, अरे ऐसा भी क्या दुख मनाना? वो अपने मन की निकली, किसी से पूछा ना परछा और जाकर अपने मायके में बैठ गई है और तुम उसके दुख में दुखी होकर माँ को भूल गए हो। अरे तुम्हारा मन नहीं करता क्या अपनी माँ से बात करने का? अरे 1-2 महीने देखो बेटा चुपचाप, फिर देखना वो कैसे मुंह उठा कर आएगी। नहीं माँ, सारी गलती मेरी है। तुम तो सास हो, तुम्हें मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं तो उसका पति हूँ। ना मैंने उसे कभी समझने की कोशिश की और ना ही उसे कभी जानने की कोशिश की। बाप रे बेटा, अरे ऐसा क्या जादू कर दिया है उस राधिका ने 7 महीने में कि आज तुझे अपनी माँ की बात बुरी लग रही है? नहीं माँ, बात बुरी मानने वाली नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया है कि मैंने राधिका का हमेशा दिल दुखाया और अब मैं उसे माफी मांगकर उसे यहाँ लेकर आना चाहता हूँ। अरे बेटा, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? एक बार माफी मांग ली ना तो सोच लो पूरी जिंदगी उसके पैरों पर ही गिरकर रहना होगा। माँ, अब चाहे जो भी हो, पैरों पर गिराएगी तो सर पर भी वही चढ़ाएगी। माँ पत्नी है वो मेरी। कौन सी आप में और पापा में लड़ाई नहीं होती?
और मैंने तो बचपन से ही देखा है माँ, हर बार पापा ही तो आपको मनाते हैं। कितना कुछ बोलती हैं आप पापा को। तो क्या हुआ माँ, जो राधिका आज नाराज होकर मायके चली गई, मैं जा रहा हूँ माँ। और आपको भी एक बात बोल देता हूँ, आप आइंदा से कभी कुछ उल्टा सीधा मत कहना उसे आप बार बार इस बात का एहसास मत दिलाना कि वो खाना बनाने वाली या कोई नौकरानी है, बल्कि उसे आप अपने घर की बहू ही समझना। अपनी माँ की बात काटते हुए तुरंत ही प्रमोद राधिका के मायके के लिए निकल जाता है। पूरे रात सफर तय करने के बाद दूसरे दिन प्रमोद राधिका के मायके पहुंचता है और जैसे ही राधिका अपने सामने प्रमोद को देखती है वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। वैसे तो प्रमोद को देखकर राधिका खुश थी, लेकिन वो बनावटी गुस्सा लिए हुए अपने कमरे में चली जाती है। राधिका, राधिका मेरी बात तो सुनो। मैं जानता हूँ राधिका, तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैं जानता हूँ राधिका, तुम बहुत नाराज हो, बहुत गुस्सा हो मुझसे, लेकिन प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ राधिका कि मैं और माँ दोनों मिलकर तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया करते थे। राधिका, मेरा यकीन करो राधिका, मैंने माँ को भी बहुत समझाया है। आज के बाद से माँ तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेगी। मुझे एक मौका दे दो प्लीज राधिका। राधिका, तुम मेरे साथ चलो राधिका, तुम्हारे बिना मेरा उस घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। नहीं प्रमोद, आज मुझे घर से लेकर जाओगे और फिर कल से वही तुम्हारा शुरू हो जाएगा। नहीं राधिका, मेरा यकीन करो, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर मेरे मुंह से कभी गलती से भी कुछ निकल गया तो तुम खाना बनाने आई हो या तुम्हारी वजह से मेरे खर्चे बढ़ गए तो तुम तुरंत अपने मायके चली आना। और फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपना मुंह तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन प्लीज मेरे साथ चलो, एक बार मुझे माफ कर दो। राधिका बेटा। हाँ माँ, अंदर आ जाइए। देखो बेटा राधिका, अगर दामाद जी तुम्हें खुद चलकर इतनी दूर मनाने के लिए आए हैं तो कुछ सोच कर ही आए होंगे ना। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तभी तो वो आए हैं। एक बार इन्हें माफ कर दो। और वैसे भी बेटा, गलती तो इंसान से ही होती है और हर किसी को अपनी गलती सुधारने के लिए एक मौका तो देना ही चाहिए। और एक बात दामाद जी, यदि ससुराल में पति ही पत्नी की इज्जत नहीं करेगा तो पूरा परिवार उसे कैसे इज्जत देगा। इसलिए दामाद जी, अब राधिका की इज्जत आपके हाथ में है। अगर आप उसको पूरा मान सम्मान और इज्जत देंगे तो आपका पूरा परिवार उसे मान सम्मान और इज्जत देगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई उसकी तरफ आंख उठा कर देखे। यदि आप राधिका को लेकर जाना चाहते हैं तो एक वादा कीजिए दामाद जी, आज के बाद मेरी बेटी इस तरह कभी रोते हुए अपने मायके नहीं आएगी। हाँ मम्मी जी, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी भी राधिका को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं दूंगा और राधिका को पूरा मान सम्मान और इज्जत दूंगा जो एक बहू या पत्नी को मिलनी चाहिए। मैं आप सब लोगों से वादा करता हूँ कि मैं अपनी पत्नी की खोई हुई इज्जत उसे वापस दिलवाऊंगा। चलो राधिका, एक बार भरोसा कर लो। हाँ जाओ बेटा। एक बार फिर राधिका प्रमोद का हाथ थाम लेती है और चल पड़ती है अपने सपनों की नगरी की ओर, जहाँ अब उसे घर की बहू और एक पत्नी का दर्जा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, पूरा मान सम्मान मिलेगा। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी?